2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट नजर आ रही है। हमारे साथ बंगाल के बीजेपी सह प्रभारी अमित मालवीय जी, ममता बनर्जी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और उसके बाद अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं। हर चुनाव के बाद इस तरह की कवायद एक बार फिर से शुरू। ये कोई पहली मुलाकात नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। और सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ममता बनर्जी को मिलने गए या ममता बनर्जी नीतीश कुमार को मिलने आई। क्या नीतीश कुमार ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार है या ममता बनर्जी नीतीश कुमार के अधीन काम करेंगी? दोनों ही नेताओं का अपना खुद का जनाधार अपने प्रदेश में घटता जा रहा है। पिछली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी, इस बार 35 से अधिक मिलेंगी। उसी प्रकार से बिहार में मात्र 40 विधायक लेके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया। ऐसे में क्या ये दोनों नेता देश को एक विकल्प की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या शरद पवार को इनका नेतृत्व मंजूर है? केसीआर जो स्वयं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेंगे? स्टैलिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि वो इस रेस में अपने आप को गिनते हैं। ऐसे में विपक्ष का नेता कौन है? और जब देश आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हम एक मजबूत राजनीतिक ताकत की तरह उभर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष देश के लिए क्या करेगा और जनता क्यों इनका समर्थन करे, ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। जब तक इन सवालों का जवाब विपक्ष के पास नहीं है, तब तक इन बैठकों का कोई औचित्य नहीं है, कोई मायने नहीं है और इन बैठकों से कुछ नहीं निकलने वाला। नीतीश के साथ मुलाकात के बाद ही ममता बनर्जी ने ये बयान दिया कि वो बीजेपी को जीरो पर देखना चाहती हैं। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है टीएमसी से। क्या ये वही बौखलाहट नजर आ रही है? ये वही ममता बनर्जी हैं जो कुछ वर्षों पहले नीतीश कुमार को गद्दार कह रही थी। पटना की एक सभा में जाकर उन्होंने नीतीश कुमार के लिए अपशब्द कहे, अनाप शनाप बातें कही और अब विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं। अपने खुद के सिमटते हुए जनाधार से परेशान है ममता बनर्जी। सागर दिघी में अभी उपचुनाव हुए, जिसको हारने के बाद बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति एक नई ऊंचाइयों को छू रही है। रामनवमी पर जिस प्रकार की हिंसा वहां देखी गई, जिस प्रकार के उन्मादी भाषण ममता बनर्जी ने दिए, उसकी वजह से वहां हिंसा हुई। उसके बाद ईद पर भी उन्होंने इसी प्रकार से मुसलमानों को उत्तेजित करने वाला भाषण दिया। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपने सिमटते जनाधार को लेकर परेशान है और ऐसे में इन बैठकों के माध्यम से अपने आप को पॉलिटिकली रिलेवेंट रखने का एक प्रयास है। ईद पर और उससे पहले रामनवमी पर भी बंगाल में हिंसा हुई थी रामनवमी पर, लेकिन ईद पर भी ममता बनर्जी ने जो बयान दिए, सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ आक्रामक बयान नजर आया और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति थी। तो क्या पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है? 2024 में पिछली बार बीजेपी को काफ़ी सीटें मिली थी लोकसभा में बंगाल से, तो इसकी कवायद है? सागर दिघी के उपचुनाव को हारने के बाद जहां पे 40% मुस्लिम आबादी है, ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। इसीलिए रामनवमी पर हिंसा हुई, उन्होंने जो भाषण दिए उसकी वजह से उन्माद फैला और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को क्षति पहुंची, माल जान दोनों का नुकसान हुआ। बाद में हनुमान जयंती के अवसर पर जब सेंट्रल फोर्सेस लगा दी गई कोर्ट के आदेश पर, तो वहाँ पर कोई भी दंगा नहीं हुआ। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन ममता बनर्जी के इशारे पर दंगे करवाता है, मुसलमानों को भड़काता है ताकि वो असुरक्षित महसूस करें और ममता बनर्जी को वोट दें। आज ईद के अवसर पर उन्होंने फिर इसी प्रकार का एक भाषण दिया और कहा कि आपके समर्थन से हम चुनाव जीतेंगे। स्पष्ट है कि वो ममता बनर्जी मुसलमानों के समर्थन से चुनाव जीतना चाहती हैं। वो ये भूल गई हैं कि उनके हाथों पर कई सैकड़ों लोगों के खून लगे हुए हैं, जो पोस्ट पोल वायलेंस में मारे गए, उन महिलाओं का अभिशाप जिनके साथ बलात्कार हुआ, वो सब ममता बनर्जी के पीछे है। और ऐसे में ममता बनर्जी अपने आप को बंगाल से बाहर निकालने में असक्षम है। बंगाल में ही अपना जनाधार स्वयं बहुत जल्दी खो देंगी। एक आखिरी सवाल अमित जी, अभी जो मुलाकात हो रही है ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, लेकिन ये कभी किसी ज़माने में खुद पीएम
के उम्मीदवार का दावा कर रहे थे। एक दिन पहले शरद पवार ने कहा, महाअगाड़ी पर ही सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा कि आगे वो साथ रहेंगे कि नहीं। ऐसे में क्या ये सारे पीएम उम्मीदवार के एस्पिरेंट्स एक साथ मिल पाएंगे या इनका आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या कहा जा सकता है? ये सवाल तो आपको विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहिए। जब ये एकजुट होने का ढोंग करते हैं उस वक्त पूछना चाहिए। आज जब ममता बनर्जी नीतीश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी तब पूछना चाहिए था कि क्या आप नीतीश कुमार के अधीन काम करेंगी, या नीतीश कुमार को पूछना चाहिए था कि क्या आप ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करेंगे। वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये जो विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं वो एक भ्रम है। ये स्वयं अपना जनाधार बचाने की कवायद है और अपने आप को रेलेवेंट रखने का प्रयास है। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव की मुलाकात को भाजपा का कहना है कि कहीं ना कहीं एक बेमेल गठबंधन है और आने वाले चुनाव को देखते हुए ये वोट काटने की कवायद है। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।